वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एकॉस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटोरियम यानी सभागार में ध्वनिकता के गुण और साथ ही साथ एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, भवन निर्माण, ध्वनिकी का प्रारूप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर 1 है अप्लाइड फिजिक्स 2 के सिलेबस में, इस चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। एकॉस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ या इन ऑडिटोरियम यानी सभागार में ध्वनिकता के गुण। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें हमें किसी भी ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल या हमारा जो भी साउंड यूज करने वाला कमरा है, उसमें हमारा साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट जो भी दर्शक या श्रोता हमारे ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल या सभागार में बैठे हुए हैं, सबको जो हमारा साउंड है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, यानी उसकी प्रबलता प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ साउंड इतना मिलना चाहिए कि उनको प्रॉपर सुनाई दे, ना बहुत ज़्यादा तेज हो साउंड, ना ही बहुत ज़्यादा धीमा हो। दोनों केसेस में सुनने में दिक्कत होगी, इसलिए एक इंटरमीडिएट वैल्यू, वो क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो अच्छे भवन में, उसके लिए ये एकॉस्टिक प्रॉपर्टी इन ऑडिटोरियम होता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये देखते हैं हम। पहला है बाह्य शोर का न होना, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटर नॉइज। तो इसके लिए हम मैनेज करेंगे, हमारा जो भी बाहर से शोर आ रहा है उसको हम मैनेज करेंगे ताकि अंदर ना आ सके। इसके लिए हम जो भी हमारी विंडो या डोर हैं उनसे बाहर से आने की बाहर का शोर आने की संभावना है, उसको हम बंद रखेंगे, यानी पूरी तरह से क्लोज रखेंगे। और साथ ही साथ उन पर हम कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पर्दे लगा सकते हैं ताकि हमें बाहरी शोर बिल्कुल भी सुनाई ना दे। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी ऑडिटोरियम या किसी भी भवन में होनी चाहिए, प्रतिध्वनियों का ना होना, एब्सेंस ऑफ इकोज। हम जानते हैं प्रतिध्वनि, इसमें प्रतिध्वनि क्या है, साउंड को हम प्रोड्यूस करें और वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक तल से वापस हमारे तक आ जाए, तो इसको हम जो हमारी साउंड आ रही है वो प्रतिध्वनि कहलाती है। जो परावर्तित होकर किसी तल से आ रही है वो इको या प्रतिध्वनि होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो भवन है उसमें इको नहीं होना चाहिए, प्रतिध्वनि नहीं होनी चाहिए, ताकि एक बार जो साउंड हमारी प्रोड्यूस हो वही सुनाई दे, उसकी गूंज या वो प्रतिध्वनि उसकी इको ना सुनाई दे। तो इस तरह से सभागार होना चाहिए हमारा कि इको वगैरह का जो है इको हमारा सुनाई ना दे, या इको इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो इको हमें बिल्कुल सुनाई ना दे, केवल हमें मूल ध्वनि सुनाई दे, इको ना सुनाई दे। थर्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि का एक समान वितरण हमारे ऑडिटोरियम या सभागार या सिनेमा हॉल इत्यादि में होना चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का एक समान वितरण, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सीटें होती हैं, तो सभी दर्शक या श्रोताओं के पास जो ध्वनि है उसका एक समान वितरण होना चाहिए। तभी हमारा जो ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल या जो भी भाषण कक्ष है या क्लासरूम है, इनको बनाने का पर्पज जो है वो सॉल्व होगा, अदरवाइज वो अनयूज्ड रह जाएंगे, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी सभागार में ध्वनि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, सभी जगह एक समान वितरण होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समान वितरण के लिए सभागार में वक्र सतहें यानी कर्व सरफेस कम होने चाहिए, ताकि हमारा जो साउंड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और अगर कर्व सरफेस हैं तो वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से ढकी होनी चाहिए, ताकि हमारा साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपर हो। और साथ ही साथ जो हमारा भाषण करता है यानी जो भाषण देता है, उसके पीछे की जो वॉल है, दीवार, वो परवलयाकार या पैराबोलिक होनी चाहिए। और जो हमारा भाषण करता है यानी भाषण देने वाला, वो उसकी पैराबोलिक ही फोकस पर स्थित होना चाहिए। तो इससे जो भी साउंड आगे आएगी, दर्शकों तक पहुंचेगी या श्रोताओं तक पहुंचेगी, वो यूनिफॉर्मली सभागार में फैल जाएगी।
इस तरह से साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सभागार या ऑडिटोरियम में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो हमारा भाषण देने वाला है वो व्यक्ति के पीछे की दीवार पैराबोलिक होनी चाहिए, परवलयाकार, और साथ ही साथ वो व्यक्ति उसकी फोकस पर स्थित होना चाहिए, पैराबोला के फोकस पर स्थित होना चाहिए। तो इससे हमारे सभागार में साउंड एक समान यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, एडेक्वेट लाउडनेस यानी पर्याप्त प्रबलता। तो हमारे ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट है कि जितने भी दर्शक बैठे हैं हर जगह जो ध्वनि की प्रबलता है, लाउडनेस ऑफ साउंड, वो उसका लेवल हर जगह समान रूप से हमारी साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो, सबको समान प्रबलता के साउंड मिले, ताकि किसी को बहुत ज्यादा तेज न सुनाई दे, ना ही बहुत धीमे सुनाई दे। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी प्रबलता पूरे ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल में सभी दर्शकों के पास एक समान प्रबलता की साउंड पहुंचनी चाहिए। तो इसका प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। फिर लास्ट में है ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिवर्बरेशन यानी चरम अनुरणन काल। ऑप्टिमम का मतलब है हमारी इच्छा अनुसार एक टाइम, रिवर्बरेशन टाइम सेट हो जाए जिसकी आवश्यकता है, और उसी को चरम या ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। तो इस तरह से रिवर्बरेशन टाइम के बारे में क्या कंक्लूजन है? रिवर्बरेशन टाइम अगर बहुत कम होगा, अनुरणन काल बहुत कम होगा सभागार में, तो सभागार में ध्वनि की गूंज ना होने के कारण ध्वनि की गूंज ना होगी और उसके कारण ध्वनि की प्रबलता बहुत कम हो जाएगी। और फिर जो हमारा भाषण करता है, भाषण देने वाला व्यक्ति है, वो उसको बहुत तेजी से बोलना पड़ सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमारा रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर रिवर्बरेशन टाइम बहुत ज्यादा है, अनुरणन काल बहुत अधिक है, तो ध्वनि की गूंज लगातार सुनाई देती रहेगी। इससे पहला सेंटेंस जो बोला उसकी गूंज सुनाई देती रहेगी, फिर दूसरा सेंटेंस जो बोलेंगे वो उसी में मिक्स हो जाएगा, और इस कारण से हमारी जो भाषणकर्ता की साउंड है वो श्रोता तक अस्पष्ट रूप से सुनाई देगी। तो ये भी नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम होने से भी समस्या है, क्योंकि पर्याप्त प्रबलता नहीं मिलेगी, लाउडनेस नहीं मिलेगी, और रिवर्बरेशन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगी, ध्वनि गूंजती रहेगी, तो एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस अस्पष्ट हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा सही से। तो इस तरह से रिवर्बरेशन टाइम हमारा दोनों वैल्यूज के बीच में एक इंटरमीडिएट वैल्यू रखते हैं, ना बहुत कम रखते हैं ना बहुत ही अधिक रखते हैं। तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू यानी ऑप्टिमम वैल्यू रखते हैं, जिससे हमें आसानी से हर एक सेंटेंस ध्वनि की प्रबलता भी समान रूप से मिले सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को, और साथ ही साथ हर एक सेंटेंस जो भाषणकर्ता दे रहा है या भाषण में हो रहा है वो भी सुनाई दे पूरी तरह से। तो इस तरह से हमारा जो रिवर्बरेशन टाइम है वो जो भाषण करता है यानी भाषण देने वाला व्यक्ति, उसके लिए रिवर्बरेशन टाइम अधिक होना चाहिए, और श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए थोड़ा सा इससे कम होना चाहिए। तो किसी भी ऑडिटोरियम में रिवर्बरेशन टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और इसी जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम ऑप्टिमम वैल्यू या चरम मान कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम का। और इसको मेंटेन रखना बिल्डिंग डिजाइन करते समय ही बहुत जरूरी है। तो रिवर्बरेशन टाइम जानते ही हैं, कमरे के आयतन और ध्वनि की प्रकृति इत्यादि और दीवारों पर निर्भर करता है, उनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पर। तो इन सब की बातों का ध्यान रखकर डिजाइन किया जाता है। नॉर्मली जो रिवर्बरेशन टाइम रखा जाता है वो 1 सेकंड से 2.5 सेकंड के बीच में रखा जाता है। तो जो ऑप्टिमम वैल्यू है 1 सेकंड टू 2.5 सेकंड के बीच में हम रिवर्बरेशन टाइम की वैल्यू सेट करते हैं। यही ऑप्टिमम रेंज या ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन टाइम अनुरणन काल की चरम मान कहलाता है। अभी का टॉपिक ये था कि हम किसी भवन में एकॉस्टिक प्रॉपर्टी यानी ध्वनि की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, इसके बारे में था। अब हम बिल्डिंग डिजाइन करते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे, उसके लिए है एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स यानी भवनों को ध्वनिक निर्माण प्रारूप। एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स इस टॉपिक पर 5 नंबर का टिप्पणी लिखने को आ सकता है, या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है एकॉस्टिक डिजाइन ऑफ बिल्डिंग का डिस्क्राइब करिए या वर्णन कीजिए। तो
इसमें हम जब भी हमारा भवन निर्माण होगा तो उसमें निम्नलिखित बातें या जो भी बातें बताई जा रही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, रिवर्बरेशन टाइम ऑफ साउंड यानी ध्वनि का अनुरण काल, इसके बारे में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिवर्बरेशन टाइम के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्बरेशन टाइम एक इंटरमीडिएट वैल्यू होनी चाहिए। रिवर्बरेशन टाइम बहुत कम ना होना चाहिए, कम होने से पर्याप्त प्रबलता नहीं मिलेगी और बहुत अधिक होने से ध्वनि की गूंज लगातार सुनाई देती रहेगी, तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में भेद कर पाना मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिवर्बरेशन टाइम एक इंटरमीडिएट वैल्यू या ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए, जिससे हमें ध्वनि को पर्याप्त प्रबलता की सुनाई दे और हमें ध्वनि सुनने में सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को कोई दिक्कत ना हो। तो सारी रिवर्बरेशन टाइम हमारा एक इंटरमीडिएट वैल्यू होना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। हम जो भी हमारी दीवारें हैं या छत हैं, उनको हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी ध्वनि अवशोषक पदार्थों से ढककर रिवर्बरेशन टाइम की वैल्यू कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ दरवाजे या खिड़कियां, उनको भी एडजस्ट करके हम रिवर्बरेशन टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर रिवर्बरेशन टाइम की जो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है ध्वनि की प्रबलता। डिजाइन करते समय हम ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड, इस पर भी ध्यान रखेंगे। लाउडनेस ऑफ साउंड बहुत जरूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारा जो भी सभागार है या क्लासरूम है या सिनेमा हॉल है, इसमें सारे श्रोताओं, जितने भी श्रोता होते हैं आगे से पीछे तक, सभी श्रोताओं तक पर्याप्त प्रबलता की साउंड मिलनी चाहिए। यानी जो ध्वनि की प्रबलता है वो एक जैसी पूरे भवन में, पूरे सिनेमा हॉल में या पूरे क्लासरूम में होनी चाहिए, तभी उसको बनाने का मकसद पूरा होगा। तो प्रबलता एक समान होने के लिए हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। क्या, लाउड स्पीकर द्वारा हम ध्वनि की प्रबलता बढ़ा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज लाउड स्पीकर के बजाय हम कई लाउड स्पीकर का प्रयोग करके जगह जगह ध्वनि की प्रबलता को हम सभी स्थानों पर, सभी दर्शकों तक एक समान पहुंचा सकते हैं। तो सेंट्रलाइज व्यवस्था लाउड स्पीकर के करने के बजाय हम डिसेंट्रलाइज कई लाउड स्पीकर का प्रयोग करके इसको लाउडनेस को, लेवल ऑफ लाउडनेस को हम हर जगह इक्वल कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या की जा सकती है, सभी परावर्तक सतहों के परावर्तन गुण को, यानी जो भी दीवारें हैं उनके रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम साउंड को, जो प्रबलता है उसको एक समान रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बिल्डिंग की डिजाइन में ही, भवन के निर्माण में ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट है परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो हमारे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, परावर्तक तल, इनकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो साउंड है वो पूरे भवन में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके लिए हम अगर कॉनकेव सरफेस रख देते हैं तो जो साउंड आगे बढ़ेगी वो आगे बैठे दर्शकों पर ही फोकस रहेगी और पीछे बैठे दर्शकों को बहुत कम साउंड सुनाई देगी। तो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो, उनकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो सब जो साउंड उनसे रिफ्लेक्ट होकर जाए वो प्रॉपर रूप से पूरे कमरे में या पूरे सभागार में फैले। नेक्स्ट आते हैं इक्लन प्रभाव, इक्लन इफेक्ट। इक्लन प्रभाव या इक्लन इफेक्ट ये ऐसे भवनों में होता है जहां पर एक समान चौड़ाई की सीढ़ियां बनी होती हैं। तो अगर सीढ़ियां बनी हैं तो वहां पर इक्लन इफेक्ट या इक्लन प्रभाव आता है। तो ऐसी स्थिति हमारे सिनेमा हॉल वगैरह में होती है जहां पर दर्शकों के आने जाने के लिए एक समान चौड़ाई की सीढ़ियां बनती हैं। इससे क्या होता है, जो भी साउंड, जो भी दर्शक इन सीढ़ियों के आसपास बैठे रहते हैं, वहां से साउंड जो भी आएगी वो सीढ़ियों से टकरा के उन दर्शकों तक पहुंचेगी रिफ्लेक्ट होकर। तो जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो, उसमें जो फेज डिफरेंस होगा, कलांतर होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जो साउंड आएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड, वो आगे चलकर दर्शक को कई बार सुनाई दे सकती है, उसकी कई प्रतिध्वनि सुनाई दे सकती हैं, या वो इंटरमिक्स होकर इतना कर्कश हो जाएगा कि वो श्रोता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें हमारे भवन में इक्लन इफेक्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीढ़ियों की आवश्यकता है। तो इसका एक तरीका है कि हम सीढ़ियों की
जो विड्थ है वो अलग अलग रखें, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली हम सीढ़ियों की विड्थ अलग अलग नहीं रखेंगे, समान ही रखेंगे, ताकि दर्शक आसानी से सीढ़ियों को पार करके आगे बढ़ सकें। तो दूसरा तरीका इसमें अपनाते हैं हम, सीढ़ियों पर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी ध्वनि अवशोषक पदार्थ की एक कोटिंग कर देंगे, या हम मैट वगैरह बिछा सकते हैं जो साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनकी मदद से जो रिफ्लेक्टेड साउंड थी हमारी वो आनी बंद हो गई, और फिर दर्शक को जो इक्लन इफेक्ट के कारण समस्या थी वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से इक्लन इफेक्ट या इक्लन प्रभाव को रिमूव किया जाता है। इसकी भवन में कोई आवश्यकता नहीं, ये वहीं होता है जहां पर एक समान चौड़ाई की सीढ़ियां बनी होती हैं भवन में। तो इक्लन इफेक्ट को हम इस तरह से मैट बिछाकर सीढ़ियों पर दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवांछनीय कोलाहल यानी एक्सट्रेनियस नॉइज। ये जो बाहर से साउंड आता है वो एक्सट्रेनियस नॉइज या अवांछनीय कोलाहल कहलाता है। ये एयरबॉर्न यानी वायुजनित हो सकता है। दूसरा, भवन की संरचना के कारण यानी स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, इसके कारण हमारा अवांछनीय कोलाहल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं वो जनरेट हो सकता है। तो इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती हमें भवन में, इनको रिमूव करना आवश्यक है। डिजाइन में ही हम इसको देख सकते हैं भवन की डिजाइन करते समय। और जो भी हमारे रूम में दरवाजे खिड़कियां या अन्य खुले स्थान है वहां पर एयर के कारण शोर उत्पन्न हो सकता है, जिसको हम भवन की डिजाइन में ही दूर कर सकते हैं, या फिर अगर हमें उन स्थानों का पता चलता है तो वहां पर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाकर हम एयरबॉर्न जो शोर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, नॉइज को। और स्ट्रक्चर के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर बॉर्न होता है नॉइज, उसको भी हम उसके ध्वनि के रास्ते में हम ऑब्स्टेकल यानी ध्वनि अवशोषक पदार्थ इत्यादि लगाकर हम उनको कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेजोनेंस इन द बिल्डिंग। भवन में अनुनाद, हमारे सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम सभागार इत्यादि में अगर कहीं पर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के कारण साउंड की जो तीव्रता है वो काफी बढ़ जाएगी, और इस कारण से वहां बहुत तेजी से साउंड सुनाई देगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर हमारा जो बिल्डिंग है, सभागार वगैरह है, वो बहुत बड़े हैं तो वहां पर जो रेजोनेंस की लिमिट है वो हमारी सुनने की सीमा से बाहर है। इस तरह से हमें भवनों में जो बड़े भवन हैं उसमें रेजोनेंस या अनुनाद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारी जो सुनने की सीमा है ऑडिबल साउंड, उसकी सीमा से काफी कम होता है। इस कारण से हमारी जो रेजोनेंस है उसका इफेक्ट भवन में नहीं आता। नेक्स्ट है लास्ट इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। भवन में बहुत तरह की हमारी जो साउंड चल रही है, कई साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी एक है या इक्वल है, वो आगे चलकर इंटरफेरेंस करेंगे, व्यतिकरण करेंगे, जिससे हमें जो साउंड मिल रही है श्रोताओं को वो कहीं पर अधिक हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। अल्टरनेट ऑर्डर में यही इंटरफेरेंस है। जब भी समान आवृत्ति की साउंड चलेगी एक ही दिशा में, तो उससे जो साउंड रिजल्टेंट साउंड बनेगी वो उसकी तीव्रता कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा हो जाएगी। ये व्यतिकरण है। ये कैसे मिलेगा? किसी सभागार में किसी श्रोता तक अनेक परावर्तक पृष्ठों से परावर्तित होकर ध्वनि पहुंच रही है, यानी कई सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर साउंड कई साउंड पर पहुंच रही है अगर दर्शक या श्रोता के पास, तो वो जो सारी ध्वनि है या साउंड है वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगी यानी व्यतिकरण करेंगी, और फिर व्यतिकरण करने के कारण जो हमारी रिजल्टेंट वेव होगी, परिणामी तरंग होगी, वही श्रोता को सुनाई देगी। तो इस कारण से इंटरफेरेंस के कारण कुछ जगह पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी और कुछ जगह पर न्यूनतम हो जाएगी, जो कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं हमें। तो जिन जगहों पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है या कम हो जाती है उन्हें साइलेंस जोन कहते हैं, नीरव क्षेत्र। तो हमें साइलेंस जोन और अधिकतम
ध्वनि की तीव्रता वाले जोन, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इसको कम करने के लिए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर ये चीजें हो रही हैं, व्यतिकरण हो रहा है, वहां हम देखेंगे किन तरंगों के कारण हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेसेस के कारण हमारा ये व्यतिकरण हो रहा है। तो हम जहां से साउंड आ रही है उन सरफेसेस से, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, उनसे आने वाली साउंड को ब्लॉक करके इस पे हम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी श्रोता के पास कई परावर्तक पृष्ठों यानी कई जगह से रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रही है और उनके कारण इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हम जो भी हमारी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही है कई जगह से, उनको हम ब्लॉक करेंगे, उनको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की मदद से ब्लॉक करेंगे, ताकि जो हमारा श्रोता है वो एक ही जगह की साउंड सुने तो इंटरफेरेंस होने की संभावना खत्म हो जाती है और इससे हमारा एकॉस्टिक डिजाइन जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल पार्ट पर आते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ वेव दी हुई है 960 मीटर पर सेकंड, और किसी बिंदु पर 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही हैं, यानी 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजर रही हैं। तो हमारा 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजरेंगी वो फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 3600 बटे 60 कर देंगे हम, तो 60 पर सेकंड यानी 60 वेव्स पर सेकंड, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 60 हर्ट्ज, और वेलोसिटी दी हुई है 960 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ज्ञात क्या करना है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य का फार्मूला v इक्वल टू एन लैम्डा से, लैम्डा इक्वल टू v बाई एन, v 960 और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 60 है, तो 16 मीटर वेवलेंथ आ गई। यही आंसर निकालना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एक प्रगामी तरंग का समीकरण दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन हियर, y इक्वल टू 0.04 साइन 157 t माइनस 3.14 x। जहां x y दूरियां मीटर में हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ली गई हैं, टाइम सेकंड में है। ज्ञात करना है तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये सब ज्ञात करना है। तो जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहां पर कोई इक्वेशन दिया रहे, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको इक्वेट करेंगे अपने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के, यानी समतल प्रगामी तरंग का स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा v t माइनस x, इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। इस इक्वेशन से इक्वेट करने के लिए हम x के साथ जो भी टर्म है उसको बाहर निकालेंगे पहले। तो y इक्वल टू 0.04 और साइन 3.14 को बाहर निकाल लिया, और 157 से डिवाइड हो गया 3.14, और फिर इस फॉर्म में आ गया इक्वेशन। अब हम दोनों को तुलना करेंगे। पहले a की वैल्यू निकालेंगे, एम्पलीट्यूड आसानी से निकल गया 0.04 मीटर एम्पलीट्यूड, सीधे सीधे कंपेयर करने से मिल गया। फिर इसके बाद ये जो 2 पाई बाई लेमडा है ये 3.14 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम तरंगदैर्घ्य लेमडा के वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेट कर देंगे 2 पाई अपान लेमडा इक्वल टू 3.14, और फिर लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये 2 मीटर यानी 2 मीटर के बराबर आ गया लेमडा। और क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हम पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि वी टी यहाँ है, वी टी से कंपेरिजन करेंगे तो ये चीज v आ गई 157 अपान 3.14, तो v की वैल्यू सीधे आ गई, और इसको सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो n इक्वल टू v बाई लेमडा, यानी v इक्वल टू एन लेमडा फार्मूले से n इक्वल टू v बाई लेमडा, हम v की वैल्यू रखेंगे 157 बाई 3.14 जो यहाँ आई है, इंटू लेमडा 2 मीटर थी, रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर ये 25 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण 3 जो कि इस बुक में दिया है। एग्जाम्पल 3, 500 हर्ट्ज आवृत्ति यानी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक ध्वनि स्रोत वायु में अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न कर रहा है, यानी साउंड उत्पन्न कर रहा है 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। वायु के कण कंपन का आयाम 5 mm है, यानी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, जो भी वायु में हमारी साउंड चल रही है उसका एम्पलीट्यूड 5 mm दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ साउंड
ये तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड। इसका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना है, विस्थापन समीकरण लिखना है, जिसमें सारा कुछ दिया है। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ए एम्पलीट्यूड, इसको 5 mm को हम मीटर में बदल लेंगे, 5 × 10⁻³ एंड वेलोसिटी v = 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। पहले लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, v = n लैम्डा फार्मूला से, लैम्डा = v/n, v 330 और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, 33/50, 33/50 मीटर आ गया लैम्डा। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे तरंग के, हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, y = a sin 2π/λ ब्रैकेट में vt - x। यहां पर हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू रखेंगे, 5 × 10⁻³ यहां रखा, sin 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू यहां रखेंगे तो 2π 50/33 इस तरह से, और ये v की वैल्यू हम रखेंगे 330 330 t - x इस तरह से। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा जो सॉल्व करने पर ये आएगा लास्ट में y = 5 × 10⁻³ sin 2π 500t - 50/33x। चाहे इस फॉर्म में लिखें या हम इसी फॉर्म में सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में हम लिख दें तब भी हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 10⁻³ ये तो हमने किया ही, बस 2π × 50 इससे मल्टीप्लाई करें 100π/33 ब्रैकेट में 330 330 t - x। ये भी आंसर करेक्ट है और ये आंसर मोर रिलायबल लग रहा है हम, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, इसी फॉर्म में y = a sin 2π/λ vt - x इस फॉर्म में रखा हुआ है, तो इससे हमारा कंपैरिजन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का विस्थापन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, y = 0.01 sin 100π t + 0.005 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ इक्वेशन। और t समय पर, t टाइम पर कण का विस्थापन y है, ये तो इसमें दिया ही है। तो इसमें हमें निकालना है कण का दोलनकाल यानी आवर्तकाल, टाइम पीरियड निकालना है, और गत्यारंभ के समय विस्थापन की गणना कीजिए, यानी जब टाइम 0 है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर t प्लस जो टर्म दिया गया इससे स्पष्ट है कि ये -x डायरेक्शन में चलने वाली वेव है, तो हम -x डायरेक्शन में चलने वाली वेव से कंपेरिजन करेंगे। y = a sin 2πn यानी ओमेगा ब्रैकेट में t + x/v, इससे कंपेरिजन करेंगे हम, और जो आवर्तकाल की वैल्यू है उसकी गणना करेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, 2πn है यहाँ ओमेगा = 100π, और इससे हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, यहाँ n एडिशनल लिखा हुआ है तो n लिखने की कोई जरूरत, 100π सीधे इक्वल कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गया, और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का उल्टा करेंगे, तो 1/50 यानी 0.02 सेकंड ये टाइम पीरियड आवर्तकाल आ गया। और फिर गति आरंभ करने यानी टाइम t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो t की वैल्यू हम 0 रख देंगे इक्वेशन में। ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें टाइम की वैल्यू 0 रखेंगे, y = 0.01 sin 100π और t की वैल्यू 0 रखा प्लस 0.005। अब हम क्या करेंगे, 0 से ये ऐड होगा तो उतना ही रहेगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 × 100 तो 0.55 आ गया, और फिर 0.5 पाई का मतलब π/2 sin π/2 1 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया विस्थापन 0.01 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आ गया, यही ज्ञात करना था। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल 5 कंसीडर करते हैं। एक तरंग के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो बिंदु हम 20 सेंटीमीटर दूर एक दूरी पर लिए हुए हैं, तो ये पाथ डिफरेंस हो गया उन दो बिंदुओं के बीच में, तो पाथ डिफरेंस 20 सेंटीमीटर का हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंड वेलोसिटी इज
100 मीटर पर सेकेंड। तो इन बिंदुओं के बीच में कलांतर फेज डिफरेंस की गणना करनी है। फेज डिफरेंस का फार्मूला हम सीधे सीधे लिख लेंगे। डेल्टा फाई इक्वल टू x दिया है, कितना है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर, और फिर लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। लैम्डा v इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूले से, लैम्डा इक्वल टू v बाई एन। v 100 है चाल और फ्रीक्वेंसी 400, तो ये बाई 4 हो गया लैम्डा। अब हम वैल्यूज रखेंगे। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई लैम्डा 1/4 है तो 4 ऊपर चला गया, और इनटू डेल्टा एक्स पथांतर, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे 0.2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 पाई रेडियन, यानी 1.6 पाई रेडियन हमारा फेज डिफरेंस आ गया, कलांतर आ गया। इसको चाहे डिग्रीज में कैलकुलेट कर लें, पाई को। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते ही हम, तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6 इंटू 180 288 डिग्री आ गया। चाहे इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम सीधे सीधे 1.6 इंटू पाई रेडियन या पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और 1.6 से मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे रेडियन में ही आंसर लिख देंगे, तो भी आंसर करेक्ट है हमारा। फेज डिफरेंस, ये हमारा फेज डिफरेंस यानी कलांतर का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल 6। एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव 360 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज या 500 हर्ट्ज है। तो इसके दो निकटवर्ती कणों के बीच कलांतर, फेज डिफरेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 आता है। और फिर इनके बीच में पाथ डिफरेंस या पथांतर कितना होगा, तो फेज डिफरेंस कलांतर का फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फार्मूला सीधे यूज कर लेंगे। और हमारा कलांतर कितना है 60 डिग्री, यानी π/3 रेडियन आ गया। ये ध्यान देंगे, ये डिग्रीज में है और ये रेडियन में है, तो रेडियन में इन्होंने लिखा नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे रेडियन आ गया, π/3 रेडियन। डेल्टा एक्स निकालना है, v की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, तो लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा इक्वल टू v बाई एन, v 360 और n फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। जब इसको सॉल्व करेंगे 18/25 मीटर, ये लैम्डा आ गया। इस तरह से कलांतर हमारा π/3 हो गया, 2 पाई, और फिर लैम्डा रखेंगे 18/25 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू अननोन है, उसी को निकालना है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.12 मीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। पथांतर या पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव यानी तरंग का समीकरण 0.4 साइन पाई ब्रैकेट में 0.01 x माइनस 2t है, जहां डिस्टेंस मीटर में, x मीटर में, t सेकंड में है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तरंग की चाल क्या क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आयाम, एम्पलीट्यूड, और 2 मीटर दूरी पर स्थित दो कणों के बीच में कलांतर, सारी चीजें वही कैलकुलेट करनी है लगभग। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन दिया है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम vt माइनस एक्स, इस वाले इक्वेशन का सहारा लेंगे। y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस वी, उल्टा हो गया है, तो हम इसी फॉर्म में कंपेयर करेंगे, vt माइनस एक्स के बजाय x माइनस वी, और फिर इस फॉर्म में हम रखेंगे x के साथ जो भी है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू 0.04 साइन 0.01 पाई x माइनस, और 0.01 से डिवाइड करना पड़ेगा 2/0.01 t, और फिर इसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे तो सीधे एम्पलीट्यूड निकलेगा। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0.04 मीटर आ जाएगा, ये इससे कंपेयर हो गया, 0.04 मीटर आ गया। और 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 0.01 पाई, और इससे लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 200 मीटर आ गया हमारा लैम्डा, या तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ इसको कहते हैं। फिर वेलोसिटी का निकालेंगे, v इक्वल टू 2/0.01, सीधे सीधे आ जाएगा, और ये भी 200 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हम जानते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा फार्मूला से,
तो n इक्वल टू वी बाई लेमडा, वी कितना है 200 मीटर पर सेकंड और लेमडा 200 मीटर, और ये 200 से 200 डिवाइड होगा 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। और फिर पूछा है 2 मीटर स्थित 2 मीटर की दूरी पर से दो कणों के बीच में कलांतर, यानी पाथ डिफरेंस 2 मीटर दे रखा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 मीटर। हमें फेज डिफरेंस यानी कलांतर निकालना है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 मीटर है और लेमडा की वैल्यू कैलकुलेटेड है 200 मीटर है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 50 रेडियन ये कलांतर आ गया, यानी हमारा जो फेज डिफरेंस है 2 मीटर स्थित दो कणों के बीच में कलांतर पाई बाई 50 रेडियन आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल 8। सरल आवर्त गति करती हुई एसएचएम करती हुई वस्तु का आवर्तकाल 12 सेकंड है, ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड 12 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड आयाम इज 8 सेंटीमीटर। तो एक सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जो भी हमारी एसएचएम कर रही है ऑब्जेक्ट, तो एक सिरे से 3 सेंटीमीटर, यानी ये एंड लें, यहां से 3 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसमें कितना समय लगेगा। यानी मेन पोजीशन से हम, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई। मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने में कितना लगेगा टाइम, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू रखेंगे एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट हम कितना रखेंगे 5 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी, आवर्तकाल 12 सेकंड है तो y की वैल्यू 5 रखेंगे। ए एम्पलीट्यूड 8 है, दोनों चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में बदलने के बजाय सेंटीमीटर में ही यूज कर लेंगे। साइन 2 पाई बाई 12 सेकंड होता है, 12 सेकंड। तो और टी, इससे हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है सीधे सीधे 5 बाई 8 साइन पाई बाई 6 टी। और फिर ऐसे क्वेश्चन में जहां साइन इनवर्स की जरूरत पड़ती है हमें, ये दिया रहेगा साइन इनवर्स 5 बाई 8, इसकी वैल्यू दी रहेगी डिग्री और मिनट में दिया रहेगा, तो हम डिग्री और मिनट में लिख लेंगे। और फिर इसके बाद टी निकाल लेंगे हम सीधे सीधे, पाई बाई 6 को हम डिग्रीज में बदलेंगे, 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों चीजें हमें एक यूनिट में रखनी है। ये जो हमारा एंगल है इसको चाहे डिग्री में रखें चाहे इसको हम रेडियन में बदल लें, तो दोनों में से किसी एक को अगर ये रेडियन में यूज करेंगे तो हम इस एंगल को भी हम रेडियन में बदलना पड़ेगा। यहाँ डिग्री में है तो हम बेहतर है पाई बाई 6 को ही हम रेडियन से डिग्री में बदल लें। पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर होता है, तो हम 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे यहाँ। और टी इक्वल टू 38 डिग्री 41 मिनट अपान 30 डिग्री। तो इस तरह से जब डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.29 सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आई ये मेन पोजीशन से यहां तक 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम की वैल्यू आ गई। और फिर हम ये देख रहे हैं कि मेन पोजीशन से यहां तक वस्तु जाएगी, फिर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर यहां आएगी, यानी 1/4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा आवर्तकाल में। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3 सेकंड। यहां से लेके यहां तक एक और जाने में 3 सेकंड लग रहा है और यहां से ये बिंदु तक जाने में कितना लग रहा है 1.29 सेकंड। तो हम 3 सेकंड से घटा देंगे तो यहां से यहां तक जाने में 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में लगा समय मिल जाएगा। तो फिर से देख लेंगे, ये हमारा मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से एक और 8 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है यहां तक किसी एक सिरे से। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां से 3 सेंटीमीटर चलने में लगा समय बताइए। जबकि हमने क्या कैलकुलेशन किया है, मेन पोजीशन से यहां तक आने में लगा समय ये 1.29 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और यहां से मेन पोजीशन से एक और आने में जितना समय लगेगा ये कितना लगेगा t/4 आवर्तकाल का बाई 4। तो t/4 कितना हुआ 12/4 यानी 3 सेकंड। यहां से लेके यहां तक 3 सेकंड लगा और यहां से यहां तक कितना लगा 1.29 सेकंड,
जो कि यह कैलकुलेटेड है। तो हमें 3 सेकंड में से 1.29 सेकंड जब घटाएंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा समय निकल आएगा, यही निकालना था। तो ये 1.17 सेकंड आ गया हमारा यहां से, यानी एक किनारे से 3 सेंटीमीटर चलने में ऑब्जेक्ट को 1.71 सेकंड लगेगा। यही रिक्वायर्ड आंसर था। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 मीटर लंबा सरलोलक है, यानी सरलोलक की प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर हो गई। इसको 60 डिग्री तक डिस्प्लेस किया गया, सिंपल पेंडुलम को 60 डिग्री तक डिस्प्लेस किया गया। तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। जब हमने 60 डिग्री डिस्प्लेस किया तो यहां भी लेंथ 1 मीटर ही होगी प्रभावकारी लंबाई। तो ये 1 मीटर हो गया। और इसमें हम ओसी डिस्टेंस देखेंगे और बीसी डिस्टेंस क्या है। फिर जो कैलकुलेशन है हमारा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अब गोलक को छोड़ दिया गया, बॉब को हमने छोड़ दिया, तो रस्सी ऊर्ध्वाधर दिशा में गुजर रही है, यानी वर्टिकल, सीधे वर्टिकल हो गया सिंपल पेंडुलम हमारा। इस समय गोलक का वेग यानी बॉब की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सहारा लेंगे। बी पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो ए पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, तो इसका सहारा लेंगे। पहले हम जो हमारे अननोन्स हैं इनकी वैल्यू निकाल लें जरा। एच जो है हमारा, एच ही निकालना है ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए। तो इसके लिए एच निकालने के लिए हम एसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हम देखेंगे, ओसी अपान ओबी, ओसी ये अपान ओबी, ये कितना हो गया cos 60, ये बेस है तो cos 60 हो गया। और फिर इसमें वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें ओबी की वैल्यू मालूम है, ओसी इक्वल टू ओबी cos 60, ओसी इक्वल टू ओबी 1 मीटर और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ मीटर, ओसी आधा मीटर मिल गया। तो बस हमें अब रेस्ट हाइट मिल जाएगी, एसी कितना होगा, यानी एच ओसी माइनस एसी। तो जाहिर सी बात है ये पूरा 1 मीटर है और ये हाफ है, तो ये भी हाफ मीटर हो गया, तो ये आधा मीटर एच हो गया। अब बस हमें एनर्जी का कंपैरिजन करना है। बी पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी लिखेंगे, ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी एट ए। बस इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh, काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ mv स्क्वायर। हमें सब कुछ मालूम है, बस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, m से m कट गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh या v इक्वल टू 2gh। अब इसमें वैल्यूज रखनी है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 9.8 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया और फिर 9.8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 3.13 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया हमारा वेलोसिटी एट वर्टिकल पोजीशन, यानी ए पर कितना वेग होगा, ये 3.13 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने क्या किया, बस हमारा एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का यूज किया, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और हमने कैलकुलेशन कर लिया। इस तरह से वेलोसिटी निकल आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल 10। इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्त काल यानी टाइम पीरियड 0.25 सेकंड है, टाइम पीरियड 0.25 सेकंड है, और एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, आयाम 4 सेंटीमीटर है। पिंड का अधिकतम वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वेलोसिटी हम जानते हैं, v इक्वल टू फार्मूले से निकाल लेंगे, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी जब y इक्वल टू 0 होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू ए ओमेगा। तो इस तरह से ए ओमेगा में हम वैल्यूज रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2πn रखेंगे या 2π/t। तो ए एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और 2π इंटू एन आवर्तकाल या 2π/t रख देंगे, तो 2π/0.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 100.53 सेंटीमीटर पर सेकंड। चूंकि हमने ए सेंटीमीटर में रखा है इसलिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेंटीमीटर में रखने के कारण से वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड आएगी। इसी तरह से हम अल्फा मैक्स, अल्फा का क्या फार्मूला है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वाई की वैल्यू ए हो जाए। तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये अधिकतम त्वरण अल्फा मैक्स है, ए ओमेगा स्क्वायर
हम ए की वैल्यू रखेंगे और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 और 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन रख देंगे। 2 पाई एन की वैल्यू 4 है और फिर इसका स्क्वायर करके हम करेंगे तो 2526.62 यानी 2526.62 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अधिकतम त्वरण की वैल्यू ज्ञात हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो मीन पोजीशन से दूरी 3 सेंटीमीटर है और उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो हम एक्सेलरेशन के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, इस इक्वेशन को रखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हम एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई 3 सेंटीमीटर, बस रख देंगे। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4 और फिर इसके बाद ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी फार्मूले से हम निकाल लेंगे टी इक्वल टू 3.14 सेकंड। इसका आवर्तकाल आ गया। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी दी होती, फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो इसके उल्टा कर देते 1/t और फ्रीक्वेंसी निकल आती। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, इसमें क्या है, 0.8 kg का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी एक बॉडी है जिसका मास 0.8 kg है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकंड, आवर्तकाल 0.2 सेकंड है, आयाम एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी या पिंड और फोर्स ऑन दिस बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी मध्यमान स्थिति से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विस्थापित हो। तो यहां पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। माइनस शब्द हटा देंगे क्योंकि माइनस शब्द डिस्प्ले केवल डायरेक्शन को देता है। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखेंगे, तो इसका होल स्क्वायर इंटू वाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, 4 पाई स्क्वायर अपान टी कितना है, आवर्तकाल 0.2 सेकंड, तो इसका स्क्वायर करेंगे इंटू डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेंगे और हमारा एक्सेलरेशन मीटर में आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे 49.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया त्वरण, और फिर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फोर्स की वैल्यू आ जाएगी सीधे, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया 39.5 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू मिल गई। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, एक कण 0.08 मीटर के आयाम से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति में कंपन कर रहा है। इसके संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर इसकी स्थितिज ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा की आधी होगी। तो पहले हम टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे। टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें क्या है, कितने विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा इसकी संपूर्ण ऊर्जा की आधी होगी, यानी स्थितिज ऊर्जा का दुगना करना पड़ेगा तब संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होगा। तो दुगना कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई बाई 2 या 2 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी वाई इक्वल टू ए अपान √2। ए कितना है 0.08 मीटर है और √2 की वैल्यू 1.41 रखेंगे। हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और फिर सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और ये 0.056 मीटर आंसर आ गया। इतना विस्थापन होना चाहिए ताकि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो
कुल ऊर्जा की आधी हो, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की आधी होगी। एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे। स्प्रिंग का बल नियतांक या बल स्थिरांक फोर्स कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जिसको के से लिखते हैं यह 50 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। इसे स्प्रिंग को हम 20 ग्राम मास हैंग कर देंगे स्प्रिंग पर और छोड़ देने पर दोनों की आवृत्ति क्या होगी। पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे। T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान के, इस फार्मूले से m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और फिर सारी वैल्यूज रखेंगे। T की वैल्यू हमें मिलेगी T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे केजी में, 20 अपान 1000 अपान 50 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू हमें 2 इंटू 10 टू 3.14 अपान 50 मिल गई। और फिर इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 अपान टी होती है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 8 ऑसिलेशन पर सेकंड या हर्ट्ज आती है। 8 कंपन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी लगभग। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, ये क्या है। हल्के स्प्रिंग से 1 किलोग्राम का बाट लटकाएं, मास दिया हुआ है 1 केजी। इसको लटकाने से वो 1 सेकंड में 4 दोलन करता है। फ्रीक्वेंसी मिल गई पहले केस में N1 इक्वल टू 4 हर्ट्ज। फिर क्या है, उसी स्प्रिंग से यदि 4 केजी हम लटकाएं M2 इक्वल टू 4 केजी, देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो N का फार्मूला लिखेंगे हम, टाइम पीरियड का फार्मूला इसी का उल्टा कर देंगे। T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान के, इसी का उल्टा कर देंगे। N इक्वल टू 1/t यानी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m। इसमें दोनों केसेस करेंगे। पहले केस में हम n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k की वैल्यू अननोन है, इसको ऐसे रखेंगे। m मास 1 kg लटका हुआ है तो ये 1 रख देंगे। और दूसरे केस में हम इस तरह से, पहले केस में N1 की वैल्यू मिल गई, N1 इक्वल टू, दूसरे केस में इन्होंने फ्रीक्वेंसी को N1 लिया हुआ है तो असल में N2 लेना चाहिए था। तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई मास कितना है दूसरे केस में M2 4 kg है, 4 kg हम यहाँ 4 रख देंगे। तो N2 इक्वल टू हमारा जो आएगा N2 इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/4। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो N2/4 ये लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में 1/2 पाई कट गया, k भी कट गया और 4 हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब N2 में डिवाइड करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट और 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर रूट। इसलिए N2 की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे N2 इक्वल टू ये 1/2 हो गया राइट साइड में, तो 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो N2 इक्वल टू 2 ऑसिलेशन पर सेकंड या 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी दूसरे केस में। तो इस तरह से पहले केस में फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ जाएगी। आंसर ये आ गया हमारा 2 हर्ट्ज या 2 दोलन पर सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 16, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पिंड का आवर्तकाल 2 सेकंड है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड। कितने समय पश्चात t इक्वल टू 0 से यानी इनिशियल टाइम से इसका विस्थापन इसके आयाम का आधा हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल फेज को भी हमें कैलकुलेट करना है, तो t इक्वल टू 0 पर हम इनिशियल फेज कैलकुलेट कर लेंगे। t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये a साइन फाई आ गया। तो इस तरह से फाई की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा जो इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी ही आया। फिर हम इस फार्मूले में आयाम की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आधी रखेंगे, y इक्वल टू a/2 और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम इससे। तो जब रखेंगे y इक्वल टू a/2 और यहाँ a है साइन 2 पाई बाई आवर्तकाल कैपिटल T इंटू टाइम t डैश। तो t डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a से a कट जाएगा, तो यहाँ साइन 2 पाई बाई
कैपिटल टी इंटू टी डैश इक्वल टू हाफ आ गया। और फिर ये हाफ हम जानते हैं साइन इनवर्स पाई बाई 6 होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं साइन पाई टी डैश, आवर्तकाल 2 सेकंड है तो टी की वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे। ये पूरे पर नहीं है, यहाँ केवल एंगल के अंदर है जो डिवीजन है। तो इस तरह से टी से 2 से 2 कट जाएगा। साइन पाई टी डैश इक्वल टू हाफ या साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। तो हम इससे डिग्री से डिग्री के बजाय हम इसको रेडियन में लिखना पसंद करेंगे। तो यहां पर साइन पाई टी डैश इक्वल टू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। तो हम इसको यहां लिख देंगे और फिर एंगल बराबर कर देंगे। पाई टी डैश इक्वल टू पाई बाई 6, पाई से पाई कट गया तो टी डैश इक्वल टू 1/6 सेकेंड आंसर आ गया सीधे। तो हमें डिग्री रेडियन के चक्कर में नहीं पड़ना है, रेडियन में ही अगर सीधे रखेंगे तो आंसर सीधे आ जाएगा 1/6 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। इसी की जरूरत थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 × 10⁻³ यानी 2000 न्यूटन पर मीटर नियतांक वाली स्प्रिंग के सिरों पर 30 ग्राम एंड 70 ग्राम के मास जुड़े हुए हैं। दोनों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ऐसे केसेस में जिधर दोनों साइड मास जुड़े होते हैं हम इनका रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या होगा, जो मास आएगा नेट वो 1/m0 इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2 इस फार्मूले से निकालेंगे। तो m0 इक्वल टू m1 इंटू m2/m1 प्लस m2। तो इसमें रखेंगे हम वैल्यूज केजी में बदल लेंगे। 0.03 m1 हो गया, 0.07 m2 और फिर इनकी वैल्यू रख के निकालेंगे तो ये 21 इंटू 10⁻³ kg ये हमारा रिड्यूस्ड मास या नेट मास आ जाएगा। अब फिर हम फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल पाएंगे क्योंकि टाइम पीरियड का इक्वेशन हमें मालूम है। t इक्वल टू 2π√m/k, यहाँ m0 हो गया हमारा। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/t, n इक्वल टू 1/2π√k/m0 इस फार्मूले वैल्यू रखेंगे। k क्या है ये दिया हुआ है यहाँ पर, k 2 × 10⁻³ रखेंगे वैल्यू और मास की वैल्यू 21 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻+6 हो गया और 2/21। जब इसको सॉल्व करेंगे और तो हमारा 49 दोलन पर सेकेंड यानी 49 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। इस तरह से सॉल्व करेंगे हमारा 49 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या 49 दोलन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड हर्ट्ज ही होता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकल गई। जो हमारा सिस्टम है ये 49 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एसएचएम करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की दुगनी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी U इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। देन माध्य स्थिति से कण का विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम सीधे सीधे U का फार्मूला लिखेंगे, U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर इसके बाद K का फार्मूला लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। U इक्वल टू 2K इस फार्मूले में रखेंगे, U की वैल्यू रखेंगे और K की वैल्यू रखेंगे और फिर हम देखेंगे सीधे सीधे यहाँ से क्या कट रहा है, m से m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और फिर y की वैल्यू मिली y इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो 2y स्क्वायर इधर आएगा, 3y स्क्वायर हो गया और फिर जब सॉल्व करेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस a√2/3 √2/3। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट पर दोनों साइड हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी हो जाती है या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की दुगनी हो जाती है। तो ये आंसर आ गया हमारा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आयाम का √2/√3 ये टाइम्स होगा एम्पलीट्यूड का, तभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19। सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं के बारे में पहले से जिक्र किया हुआ है। क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए, पहली चीज तो
ऑसिलेशन होना चाहिए, यानी ये किसी एक मेन पोजीशन या मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति होनी चाहिए, तो हमारी ऑसिलेशन हो गई। और फिर इसमें एक्सेलरेशन हमेशा मेन यानी फिक्स्ड पॉइंट, और लास्ट में एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो इक्वेशन होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमारी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषताएं हो गई, सरल आवर्त गति की। न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं। ऊर्ध्वाधर लटकी हुई स्प्रिंग के निचले सिरे से हमारी वर्टिकल अरेंजमेंट है स्प्रिंग का, 0.2 kg मास इसमें हैंग है और 5 mm का जो है इसमें खींच लिया गया है नीचे की ओर, 5 mm का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और फिर जब छोड़ देंगे तो जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो कितना होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू दी हुई है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक निकालना है वो निकालेंगे। F इक्वल टू ये सीधे सीधे फार्मूले से निकलेगा, mg इक्वल टू KL, ये फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ से K निकलेगा, m की वैल्यू मालूम है 0.2, g की वैल्यू 10 रख देंगे, यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और L कितना है, कितना खिंचाव हमने उत्पन्न किया है, L है 5 mm, 5 mm हमने खींचा हुआ है नीचे की ओर, 5 इंटू 10⁻³ इसमें K की वैल्यू सीधे निकाल लेंगे mg इक्वल टू KL फार्मूले से, और ये K की वैल्यू 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हम टाइम पीरियड के फार्मूले में सीधे रखेंगे। तो टाइम पीरियड के फार्मूले में T इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m/k ये फार्मूला है। वर्टिकल केस के लिए, हॉरिजॉन्टल केस भी होता तब भी यही फार्मूला यूज करते सिंगल स्प्रिंग के लिए। अब हम डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। डिफरेंट वैल्यूज रखने पर हमें मास की वैल्यू रखेंगे 0.2 एंड फोर्स कांस्टेंट 400। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो T इक्वल टू 0.14 सेकेंड आ गया आवर्त काल।